हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा हो गया है थ्योरी भी और क्वेश्चन भी, और आयनिक इक्विलिब्रियम जो है हमारा थ्योरी हो गया है और क्वेश्चन का हमारा ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम शुरू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, कई बार स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, वो टॉपिक पढ़ा दीजिए, ये वाला पहले करा दीजिए। देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग में जो मैंने आपके फर्स्ट ग्रेड का बैच शुरू किया था, वहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं टॉपिक का सीक्वेंस क्या रखने वाला हूँ। तो वहाँ पर आप उसको चेक कर लीजिए कि टॉपिक का सीक्वेंस क्या रहने वाला है। तो इसके बाद जो है हम थर्मोडायनेमिक्स जो है वो शुरू करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे। आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक जो टॉपिक दे रखा है एमएससी वाले पोर्शन में, मेम्ब्रेन वाला, वो रह गया है। तो जब भी मुझे मौका मिलेगा वो मैं आपको करा दूंगा। उस पर आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो चांसेस बहुत कम है, फिर भी हम देख लेंगे। तो ठीक है, वो जब भी मौका मिलेगा मैं आपको करा दूंगा। इसके वीडियो के बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अब देखिए आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, भाई हमने थ्योरी पढ़ ली तो क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो जितना आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो ये गलती कभी मत करना कि हमें क्वेश्चन तो नहीं करने, केवल थ्योरी करनी है, क्योंकि जैसे एग्जाम पास आएगा तो वहाँ पर आप थ्योरी ही पढ़ पाएंगे, क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे। अभी टाइम है तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि आपको पछताना पड़े, इसलिए प्रैक्टिस आपकी पूरी होनी चाहिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंडीशन फॉर द प्रेसिपिटेशन इज। तो मैंने आपको बताया था कि आपके आयनिक प्रोडक्ट और केएसपी की कंडीशन होती है, वहाँ पर वो पीपीटी की कंडीशन पूछता है एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, कंडीशन फॉर द प्रेसिपिटेशन इज। तो मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त। तो जो अति संतृप्त सॉल्यूशन होते हैं वहां पर पीपीटी की फॉर्मेशन की कंडीशन होती है। तो देखिए, यहां पर अगर आपसे कोई बोले कि आयनिक प्रोडक्ट जो है वो कम है और केएसपी ज्यादा है, वो अनसैचुरेटेड होता है। लिख देता हूं यहां पर, आयनिक प्रोडक्ट कम है और केएसपी ज्यादा है, तो ये होता है अनसैचुरेटेड। आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू केएसपी, ये होता है सैचुरेटेड। और आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन केएसपी, ये होता है सुपर सैचुरेटेड, जिसमें पीपीटी फॉर्म होता है। ये अनसैचुरेटेड होता है। क्या होता है? अनसैचुरेटेड। और ये होता है सैचुरेटेड। तो यहाँ पर आपको पता है पीपीटी की कंडीशन क्या है कि जब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू केएसपी से ज़्यादा होती है। मैंने आपको बताया था कि केएसपी एक कांस्टेंट होता है जो कि इक्विलिब्रियम में आयनिक प्रोडक्ट के बराबर होता है, और आयनिक प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, उसकी वैल्यू चेंज करी जा सकती है। तो यहाँ पर इसने कंडीशन पूछी है प्रेसिपिटेशन की, तो कंडीशन क्या है? आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन केएसपी। तो देखिए ऑप्शन चेक करते हैं, सेकंड ऑप्शन जो है आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन केएसपी, ये आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ पीएच इक्वल टू 0 इज। तो मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं, एक बार नहीं 4-5 बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि अगर सॉल्यूशन की पीएच 0 है तो सॉल्यूशन की नेचर क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जल्दबाजी में हम क्या देखते हैं, 0 तो हो सकता है न्यूट्रल कर दें, लेकिन आपको सबको पता है न्यूट्रल पीएच 7 होती है। तो अगर पीएच 0 है तो सॉल्यूशन की नेचर क्या होगी? एसिडिक। कई बार रिपीट हो चुका है तो हो सकता है अगली बार भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 2 आपके जो ग्रुप हैं, सेकंड, फोर्थ और थर्ड और फिफ्थ, वहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट लगता है। सेकंड ग्रुप में और थर्ड ग्रुप में कॉमन आयन इफेक्ट लगता है। तो वहाँ से जब क्वेश्चन आता है, तो क्योंकि प्रैक्टिकल का पार्ट है तो हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो या तो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करते, या हमें ढंग से नहीं आता या क्लियर नहीं है। तो मैंने आपको थ्योरी में भी अच्छे से समझाया था। यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ थर्ड ग्रुप मेंबर्स NH4Cl इज एडिड बिफोर द एडिशन ऑफ NH4OH। तो यहाँ पर क्या है, उसने खुद ने लिख कर दे दिया। क्या लिख कर दे दिया? कि थर्ड ग्रुप के लिए जो हम ग्रुप रिएजेंट काम में लेते हैं वो क्या करते हैं, NH4Cl इज एडिड बिफोर द NH4OH। मतलब NH4OH तो आपके मेन ग्रुप रिएजेंट है जो कि पीपीटी फॉर्मेशन में काम करेगा। क्यों? क्योंकि पीपीटी हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में बनेगा। तो NH4OH क्या है? OH सप्लाई करेगा, जिससे हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में पीपीटी बनेगा। लेकिन साथ में NH4 दे रखा है, साथ में क्या दे रखा है? NH4Cl, साथ में NH4Cl दे रखा है। तो यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। क्या लगेगा? कॉमन आयन इफेक्ट। तो NH4 कॉमन हो गए। अब कॉमन आयन इफेक्ट लगने से होगा क्या कि जो NH4OH है
उसका आयोनाइजेशन कम हो जाएगा। कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है कि अगर आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट है और साथ में आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया जिसमें कम से कम एक कॉमन आयन है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन कम हो जाता है। तो आयोनाइजेशन क्या हो रहा था इसका, NH4 प्लस OH माइनस। तो अब यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका आयोनाइजेशन कम हो जाएगा। अब पढ़ते हैं ऑप्शन। ऑप्शन क्या दे रखा है कि ये कह रहा है कि NH4Cl जो है हम ऐड करते हैं NH4OH से पहले, क्यों? तो या तो सीधे सीधे लिख देता कॉमन आयन इफेक्ट, लेकिन कॉमन आयन इफेक्ट उसने नहीं लिखा है, उसने एक्चुअल में स्टेटमेंट दे दी है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला है टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो यही हम चाह रहे थे भाई, NH4 प्लस था साथ में OH माइनस था। PPT जो बनेगा हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में बनेगा। किस फॉर्म में बनेगा, हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में। अब अगर आप कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगाते तो थर्ड ग्रुप के साथ फिफ्थ ग्रुप भी PPT बना लेता। क्यों? क्योंकि फिफ्थ ग्रुप के जो KSP है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, थर्ड ग्रुप की KSP थोड़ी सी कम है। तो अगर आप कॉमन आयन नहीं लगाते तो हाइड्रोक्साइड जो आयनिक प्रोडक्ट है वो फिफ्थ ग्रुप के KSP से भी ज़्यादा हो जाता, तो वहाँ पर थर्ड और फिफ्थ दोनों PPT बना लेते। तो हमने क्या लगाया, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या करता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयोनाइजेशन को कम करता है, और अगर इनका आयोनाइजेशन कम होगा तो OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि NH4 तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो NH4 तो कम हो नहीं रहा। तो ये आपके आंसर हो जाएगा, टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। दूसरा है टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। अब देखिए ये तो आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, मेन ग्रुप रिएजेंट ये है तो इसका कोई रोल ही नहीं है। टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, OH माइनस को हम कम करना चाह रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट लगा के, क्योंकि आपके आयोनाइजेशन कम हो जाता है। उसके बाद है टू स्टॉप द इंटरफेरेंस ऑफ F माइनस आयन, कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कि आप कॉमन आयन इफेक्ट लगा रहे हो, आप चाह रहे हो कि आयोनाइजेशन कम हो जाए NH4OH का, जिसकी वजह से OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कम। तो ये आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, अगर आप ढंग से पढ़ के नहीं जाएंगे तो आपके लिए टफ हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज 5। कोई सॉल्यूशन है उसकी pH 5 है, इट्स हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज। तो देखिए बहुत सिंपल है, दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप पहले POH निकाल लो, तो POH जो होती है वो क्या होती है, 14 माइनस pH। pH कितनी दे रखी है, 5, तो 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 9। 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 9। अब 9 क्या है, POH है, तो अगर POH 9 आ रही है तो उसका मतलब कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻⁹। ठीक है, तो यहाँ पर 10⁻⁻⁹ कंसंट्रेशन है, तो आपके ऑप्शन दे रखा है 10⁻⁻�9। तो यहाँ पर वो क्या करता है, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो कंसंट्रेशन देकर pH पूछ ले, या pH देकर कंसंट्रेशन पूछ ले, या फिर वो POH भी पूछ सकता है। तो आपको दोनों तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ BaCl2 इज 4 × 10⁻⁻⁹। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि BaCl2 है, उसका KSP दे रखा है आपके 4 × 10⁻⁻⁹। ठीक है, तो यहाँ पर BaCl2 इलेक्ट्रोलाइट है जिसका KSP दे रखा है 4 × 10⁻⁹। आगे क्या पूछ रहा है, इट्स सॉल्युबिलिटी इन मोल्स पर लीटर वुड बी। तो यहाँ पर इसने KSP दे रखा है और सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको आयनाइज करूँ तो ये हो जाएगा बेरियम 2+ + 2Cl-। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि KSP का जो रिलेशन है या फॉर्मूला है वो है x की पावर x, y की पावर y और s की पावर x + y। तो यहाँ पर KSP जो है वो क्या हो जाएगा, x कितना है, नंबर ऑफ आयन, और y क्या है, नंबर ऑफ कैटायन x है और नंबर ऑफ एनायन y है। तो कैटायन की संख्या 1 है तो 1 की पावर 1, एनायन की संख्या 2 है तो 2 की पावर 2 और s की पावर 1 + 2। तो KSP हो जाएगा आपके 4s की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पर इसने पूछा है KSP दे रखा है, तो KSP लिख देता हूँ 4 × 10⁻⁹ और यहाँ पर है 4s की पावर 3। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब इसको पावर 3 है, इसकी पावर -9 है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो s = 10⁻³ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, s = 10⁻³ तो यहाँ पर जब आप ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पर आपके फर्स्ट ऑप्शन जो है 1 × 10⁻³ तो ये आपके मैंने बताया था कि इस फॉर्मूले पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं
या तो डायरेक्ट वो रिलेशन पूछ लेता है KSP = 4s⁻³ या न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। तो वहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला याद है, प्रैक्टिस करिए तो आप कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन करने का ये बेनिफिट होता है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई ये क्वेश्चन मैंने ऐसा कर रखा है। अगर आपने केवल फॉर्मूला पढ़ रखा है और कैलकुलेशन वाइज सॉल्व नहीं कर रखे क्वेश्चन, तो फिर एग्जाम में आपको हेजिटेशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हेन एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन H2O, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ H2O विल बी। अब यहाँ पर हमें क्या कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई H2O का अगर डायरेक्ट आयनिक प्रोडक्ट पूछे तो हम कहेंगे 10⁻⁻14, लेकिन अब ये कोई कहे कि भाई हमने एसिटिक एसिड ऐड कर दिया या HCl ऐड कर दिया या NaOH ऐड कर दिया, तो ये बात आप ध्यान रखना कि आप वाटर में कुछ भी ऐड करते हो, चाहे एसिड ऐड करो चाहे बेस ऐड करो, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर कोई भी आपने एसिड ऐड करा है तो H+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो OH- की कम हो जाएगी। अगर आपने बेस ऐड करा है तो OH- की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, H+ की कम हो जाएगी, लेकिन आयनिक प्रोडक्ट फिक्स रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो लैंग्वेज दी है उससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। व्हेन एसिडिक एसिड इज प्रेजेंट इन H2O, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विल बी। आयनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो आपके फिक्स है 10⁻⁻14। कंडीशन क्या है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब तक वो टेम्परेचर से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट नहीं देता कि हमने टेम्परेचर कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया, तब तक आपको मानना है कि 10⁻⁻14 है, चाहे आप उसमें एसिड मिलाओ चाहे बेस मिलाओ। ठीक है, H+ की OH- की कम ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है वो फिक्स रहता है 10⁻⁻14। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सेकेंड ग्रुप ऑफ क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस द पर्पस ऑफ यूजिंग HCl इज। तो मैंने आपसे कहा था सेकंड ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में कॉमन आयन इफेक्ट लगता है और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेकंड ग्रुप का जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, सॉल्ट एनालिसिस, पर्पस ऑफ यूजिंग HCl। अब देखिए होता क्या है कि ग्रुप रिएजेंट तो H2S है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl या इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो यहाँ पर HCl क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमें कॉमन आयन इफेक्ट लगाना है, और कॉमन आयन का जो उद्देश्य है या जो पर्पस है वो क्या है कि H2S जो ग्रुप रिएजेंट है वो आयनाइज होगा H+ में और S2- में, और जो PPT बनता है सल्फाइड के फॉर्म में बनता है। किस फॉर्म में बनता है? सल्फाइड। तो आप चाह रहे हो कि H2S का आयोनाइजेशन कम हो जाए, जिस वजह से सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाए? कम। तो अब यहाँ पर हम ऑप्शन चेक करते हैं। टू इंक्रीज आयोनाइजेशन ऑफ H2S बिल्कुल गलत है भाई, आयोनाइजेशन बढ़ेगा थोड़ा ना, कॉमन आयन से कम हो जाएगा। टू डिक्रीज आयोनाइजेशन ऑफ H2S बिल्कुल सही है। टू अवॉइड प्रेसिपिटेशन ऑफ लेड मतलब नहीं है, नन ऑफ दी वो गलत है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकंड। तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर प्रैक्टिकल के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स ऑफ टू वीक एसिड्स HA1 एंड HA2R। तो जो दो वीक एसिड हैं उनके एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखे हैं, जिसको हम Ka लिखते हैं, 2 × 10⁻⁻6 एंड 2 × 10⁻⁻4 रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ HA1 एंड HA2R। देखिए ये अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि HA1 और HA2 का जब आप एसिड स्ट्रेंथ निकालेंगे तो वहाँ पर फॉर्मूला होगा आपके √Ka1 डिवाइडेड बाय √Ka2। तो यहाँ पर आपको रूट लेके सॉल्व करना है, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है? Ka1 जो है वो है 2 × 10⁻⁻6 और Ka2 जो दे रखा है वो है 2 × 10⁻⁻4। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और पावर की जब बात करेंगे तो 10⁻⁻4 जो है इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो बच जाएगा √10⁻⁻2, और 10⁻⁻2 का जब आप रूट लेंगे तो 10⁻⁻1 बच जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं 0.1। समझ में आई बात? तो ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, RPSC ने पूछ रखे हैं, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट। क्या दे रखा है? कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट विद मिनिमम pH विल बी। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि सोडियम एसिटेट का सॉल्यूशन है अलग अलग कंसंट्रेशन का, मतलब सोडियम एसिटेट है, सब में अलग अलग कंसंट्रेशन क्या है कि इसकी कंसंट्रेशन इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है और इसकी इतनी है। इसका क्वेश्चन ये है कि कौन से केस में, मतलब कौन सी कंसंट्रेशन के केस में मिनिमम pH आएगी।
कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिडेट विथ मिनिमम पीएच विल बी, मतलब कौन सी कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन की पीएच मिनिमम आएगी। तो ये जो है क्वेश्चन, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, आपको समझ में आ गया है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपका आंसर सही है मतलब आपको समझ में आ गया है, अगर आपका आंसर सही नहीं है इसका मतलब आपके कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है। तो इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सिलेक्ट द वीकेस्ट एसिड, सबसे वीक एसिड आपको सिलेक्ट करना है इफ द के वैल्यूज आर एज फॉलोज। तो देखिए यहाँ पर के की वैल्यू दे रखी है और आपको बताना वीकेस्ट एसिड कौन सा है। तो सिंपल सा ये है कि के जो है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और के की वैल्यू जितनी कम होगी वो वीक एसिड होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वीकेस्ट एसिड पूछ रहा है, तो के की वैल्यू सबसे कम किस में दे रखी है, 1.8 इंटू 10⁻⁵, 2.7 इंटू 10⁻⁷, 1.4 इंटू 10⁻⁴ और 1.2 इंटू 10⁻�6। तो माइनस में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, इसकी, मतलब इसकी वैल्यू सबसे कम है। तो अगर पावर माइनस में ज़्यादा होती है मतलब उसकी वैल्यू क्या है, कम। अब देखिए लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है मल्टीपल चॉइस में बहुत कम पूछा हो लेकिन वाइवा में या इंटरव्यू में वहाँ पर कई बार पूछ लेते हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, द पीएच ऑफ 10⁻⁸ मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl शैल बी। अब अगर वो केवल इतना लिख देता है कि भाई H+ जो है वो है 10⁻⁸, केवल इतना लिखता है कि भाई कोई सॉल्यूशन है जिसमें H+ की कंसंट्रेशन है 10⁻⁸, उसकी पीएच क्या होगी, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पीएच सीधी सीधी क्या हो जाती, 8 हो जाती। लेकिन अगर उसने लैंग्वेज ऐसे लिखी हुई है द पीएच ऑफ 10⁻⁸ मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl, मतलब उसने कोई एसिड दे दिया जिसकी उसने कहा कि कंसंट्रेशन है 10⁻⁸, तो वहाँ पर उसकी पीएच क्या होगी। अब अगर केवल H+ होता तो पीएच 8 हो जाती। अब पीएच 8 का मतलब क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन, पीएच 8 का मतलब क्या होता है, बेसिक। तो अगर वो केवल H+ लिख रहा है मतलब उसने और कुछ हिंट नहीं दिया है कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, आपने उसमें क्या ऐड करा है क्या नहीं करा, वो कुछ नहीं दे रखा है, किसका सॉल्यूशन, कुछ नहीं। लेकिन अगर वो लैंग्वेज लिख रहा है द पीएच ऑफ 10⁻⁸ मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl शैल बी। अब देखिए होता क्या है, होता यह है कि जब आपको कोई कहता है कि भाई HCl का सॉल्यूशन है, HNO3 का सॉल्यूशन है, H2SO4 का सॉल्यूशन है, तो वहाँ पर जो एसिड H+ दे रहा है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू वाटर जितने H+ दे रहा है उसकी तुलना में। तो वाटर के H+ की कंसंट्रेशन और एसिड के H+ की कंसंट्रेशन में वाटर के H+ की कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल हो जाती है, तो हम इसको काउंट नहीं करते, केवल किसको काउंट करते हैं, एसिड के H+ की कंसंट्रेशन को। तो यहाँ पर क्योंकि एसिड की कंसंट्रेशन बहुत वीक दे रखी है तो जो वाटर में H+ की कंसंट्रेशन है वो भी कंसिडर होगी। इसका मतलब क्या है कि जब आप H+ की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे तो आपके एक तो है आपके जो एसिड की दे रही है 10⁻⁸ और प्लस हो जाएगी कौन सी, जो वाटर में होती है। अगर केवल वाटर की बात करते तो केवल वाटर में H+ की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 10⁻⁷, तो ये दोनों ऐड हो जाएगी। मतलब वाटर जो था उसमें 10⁻⁷ थी और एसिड जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 10⁻⁸। तो यहाँ पर जब आप ओवरऑल H+ की कंसंट्रेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7 है, या इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपने क्या करा, 10⁻⁷ कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट में कितना आ गया, 10⁻⁷ कॉमन ले लिया, तो इसको मैं 8 कॉमन ले लेता हूँ। कितना कॉमन ले लेता हूँ, 10⁻⁸। तो 10⁻⁸ कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1, ये कितना आ गया 1। अब प्लस, तो हमने क्या करा, इसके पावर 7 थी तो 8 करा, तो एक पावर माइनस ऊपर और एक पावर नीचे। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ओवरऑल ये आ जाएगा आपके 10, क्योंकि एक पावर माइनस में आपने ज़्यादा ले लिए। तो यहाँ पर ये आ गया 11 इंटू 10⁻⁸, जिसको आप लिख सकते हो 1.1 इंटू 10⁻⁷। इसका मतलब ये है कि जो ओवरऑल H+ की कंसंट्रेशन है वो दोनों के रिजल्ट की वजह से है, वाटर के और एसिड के। वाटर की कंसंट्रेशन है 10⁻⁷ और आपके जो एसिड की कंसंट्रेशन दे रही है 10⁻⁸। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये आप चाहे जैसे भी सॉल्व करना चाहे वैसे कर सकते हैं। फाइनली ये आएगा 1.1 इंटू 10⁻⁷। तो इसका कंक्लूजन ये है कि अगर केवल 10⁻⁷ होता तो pH 7 आती, लेकिन अगर 1 से थोड़ी भी वैल्यू ज़्यादा आ रही है इसका मतलब pH 7 से क्या आएगी, कम।
अब इसका जो एक्चुअल कैलकुलेशन होता है तो 6.96 समथिंग आती है राउंड ऑफ में, अप्रॉक्स कितनी आती है 6.96, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पर एक में 8 दे रखी है, एक में 8.5 दे रखी है, एक में 7.5 दे रखी है, तो आंसर हमको टिक करना पड़ेगा अप्रॉक्स 6.7, जबकि एक्यूरेट आंसर होता है 6.96। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको ये कंसेप्ट पता नहीं है कि वाटर के H+ और एसिड के H+ दोनों ऐड होंगे, तो आप सीधे से क्या करेंगे 10⁻⁸, अरे वाह हमको तो pH निकालना आता है, फटाफट से आप निकालोगे, कितना कर दोगे pH 8 कर दोगे, जबकि वो क्या हो जाएगा आपके गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके आंसर होगा अप्रॉक्सीमेटली 6.7 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, और एग्जैक्ट होता है 6.96 के समथिंग, अप्रॉक्स 6.96 के समथिंग। तो ये आपके मैक्सिमम जितने कंसेप्ट आपके दे रखे हैं थ्योरी के, वो सारे कंसेप्ट मैंने लगभग कवर कर दिए हैं, और जितने कंसेप्ट थे उन सब पे कम से कम 1, 2, 3 मैंने आपको क्वेश्चन दे दिए हैं। अब देखिए 100% कुछ भी नहीं होता, ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको करा दिया उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बचे, क्वेश्चन बचे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 3 वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन वाले बना दिए हैं, अप्रॉक्स 32 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं। आप अपने लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन है, हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।